everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In today's lecture we are going to start our new series which is about mass spectrometry. पिछली सीरीज़ के अंदर हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके अलावा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया था, जबकि इस सीरीज़ के अंदर हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री वर्क करती है। इसमें हमारे पास अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें तो उनके स्पेक्ट्रम किस तरह के आते हैं और हम किस तरह लूसिडेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, ये हम देखेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। अब हमने जितने पीछे टर्म्स यूज़ की थी, जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी या हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी जिसके अंदर हमने एचएनएमआर और सीएनएमआर देखा था। अब उसके अंदर हमारे पास टर्म यूज़ हुई थी स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन अब ये चीज़ देख रहे हैं कि इस हमारे पास टेक्निक के अंदर वर्ड यूज़ हुआ है स्पेक्ट्रोमेट्री। अब एक्चुअली स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, पिछले के अंदर हमने क्या किया था कि इंट्रैक्शन देखा था कि किस तरह हमारे पास मैटर के साथ हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इंट्रैक्ट करती है, और उस स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम देखते थे आईआर रेडिएशन का इंट्रैक्शन। इसी तरह हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी हम जो है वो देखते थे कि किस तरह हमारे पास जो वेव्स है वो इंट्रैक्ट करती हैं विद आवर कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे जो है हम इंट्रैक्शन नहीं देखेंगे, बल्कि हम मेजरमेंट करेंगे हमारे पास जो आइंस हैं उनके मैसेज की, और एज ए रिज़ल्ट हम जो m/z वैल्यू होती है हमारे पास आइंस की वो मेजर करेंगे, और एट द एंड हमारे पास जो है वो मोलिकुलर मास निकल आएगा हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसलिए हम इसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या है, इनिशियल आयनाइजेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, उसके बाद हम ये प्रोसेस देखेंगे कि हमारे पास आयनाइजेशन किस किस तरीके से हो सकती है, स्टीवेंसन रूल क्या होता है, इवन इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्रेगमेंटेशन को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या है। लाइक हमारे पास हम जब टर्म यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री तो उससे हमारे क्या बेनिफिट मिलता है, हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में ये किस तरह जो है वो हमारी हेल्प करती है। जैसे कि हमारे पास एनएमआर जो थी वो क्या करती थी, एनएमआर के बारे में आपने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारे पास एनएमआर से आप देखते हो कि हमारे पास एनएमआर एक्टिव यानी हमारे पास मैग्नेटिकली एक्टिव हमारे पास प्रोटॉन्स, और उसके साथ साथ कार्बन 13 के बारे में हम देखते हैं कौन से हैं, और एज ए रिजल्ट हम लिंकेजेस देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या देखते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर कौन कौन से हैं, यानी हमारे पास जो है वो जो उसके अंदर ग्रुप जो है वो डाइपोल मूवमेंट जिनका चेंज हो रहा है, और एज ए रिजल्ट जो हमारे पास जब उनका इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, तो हमारे पास उसके डाइपोल मूवमेंट के अंदर जिन जिन हमारे पास फंक्शन ग्रुप का जो वो डाइपोल मूवमेंट है वो चेंज हो रहा होता है। एज ए रिजल्ट हम कहते हैं कि इसके अंदर OH ग्रुप है, यानी हमारे पास स्पेसिफिक जगह पे पीक्स आ रही होती है। लाइक 3300 से लेकर 3600 के मिड में हमारे पास हाइड्रोक्सिल की पीक आ रही है, तो हम कह देते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हमारे पास ये जो OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, यानी हमारे पास आईआर एनएमआर का ये फंक्शन था। लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम क्या करते हैं कि हम मोलिकुलर मास मेजर करते हैं, उसके साथ साथ हमें क्या पता चल जाता है मोलिकुलर फार्मूला कंपाउंड। ठीक है। और उसके साथ साथ हमें उसके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर फीचर्स हमें पता चल जाते हैं। अब एग्जैक्ट आप अगर ये देखो कि सिर्फ मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करते हुए आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो लूसिडेट कर लो, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि वो फ्रेगमेंटेशन करता है, हमारे पास मास की पीक देता है और फ्रेगमेंटेड जो हमारे पास आइंस है उनकी पीक देता है, और हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरी टेक्निक्स भी करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमारे पास एनएमआर हो गया, उसके साथ आईआर हो गया, ताकि हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर का पता चल सके। ठीक है। इसका मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो ज़्यादा फोकस है वो किसके ऊपर है, मोलिकुलर मास के डिटर्मिनेशन के ऊपर। ठीक है। और स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन में ये हेल्प तो करता है, लेकिन ये हमारे पास ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमने कार्बन 13 एनएमआर और एचएनएमआर से फुली एलुसिडेट कर लिए थे स्ट्रक्चर, तो इससे फुली एलुसिडेट हो जाए, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले साथ दी होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मास स्पेक्ट्रम अगर ये है तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया कि हमने जो स्ट्रक्चर दिया था अपने कंपाउंड को वो ठीक दिया हुआ है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट आइंस की बनाते हैं। अब ये डिफरेंट आइंस कहाँ से आए कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, और उसके बाद हम उनको एनालाइज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो सबसे मेजर जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आयनाइजेशन का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं
कि अपने जो सैंपल है उसको, चाहे वो हमारे पास लिक्विड है चाहे वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब इसकी आयनाइजेशन होती है और इसको वेपराइज किया होता है तो ये लो प्रेशर वाली जो एरिया है वहाँ पे होता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं जो आइंस में कन्वर्ट किए होते हैं उनका आपस में जो रिएक्शन है वो कम हो जाता है, यानी रिएक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यानी दो हमारे पास मॉलिक्यूल फर्ज कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर आइंस जनरेट हुए हैं तो वो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चांसेस कम से कम करने के लिए हम प्रेशर जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो आइंस प्रोड्यूस होंगे ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास जो है वो केटाइंस भी जनरेट होंगे, एनाइंस भी जनरेट हो सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास न्यूट्रल एटम्स भी जनरेट हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी जनरेट हो सकते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हमारे पास आयनाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है ना, उसके अंदर हमारे पास कुछ आइंस इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो फर्दर फ्रेगमेंट कर जाते हैं, यानी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और एज ए रिजल्ट वो डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी जब पार्ट्स में वो कन्वर्ट होते हैं तो वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एक्सलेशन होती है जिनकी, वो सिर्फ और सिर्फ वो वाले हमारे पास आइंस एक्सलरेट होते हैं जो कि केटाइनिक होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होता है, केटाइनिक रेडिकल्स होते हैं वो होते हैं। जो सिंपल रेडिकल्स होते हैं या हमारे पास न्यूट्रल होते हैं या हमारे पास एनाइंस होते हैं वो हमारे पास एक्सलरेट नहीं होते इलेक्ट्रॉन हमारे पास आयनाइजेशन स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास उसके बाद क्या होता है, एक्सलरेट कर जाते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट डिफ्लेक्टिंग जो है वो प्लेट्स जो है वो लगाई जाती हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हुए हम आइंस को एक्सलरेट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है आपके आइंस को। यानी हमारे पास फर्ज करें एक के टाइम अब डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं, एक फ्रेगमेंट जो है उसका m/z वैल्यू यानी m/z रेशो उसकी ज़्यादा है। m/z रेशो ज़्यादा होने से क्या मुराद है, यानी हमारे पास m/z रेशो हमारे पास ज़्यादा है, इट मीन्स कि हमारे पास m की वैल्यू ज़्यादा है। यानी m की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका मैथ ज़्यादा होगा। जब कोई भी आइन जिसका मैथ ज़्यादा होगा तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, वो कम डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ऐसे आइंस जिनका जो मैथ है वो कम है, ठीक है, यानी m/z वैल्यू जिनकी कम है वो जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिटेक्शन। डिटेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपके जो आइंस हैं, क्योंकि वो हमारे पास हर जो आइन यानी हमारे पास फ्रेगमेंटेड आइंस हो सकते हैं या हमारे पास हो सकते हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन हो सकते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट तरीके से हमारे पास जो है वो डिफ्लेक्ट करते हुए हमारे पास एक स्क्रीन के साथ जो है वो टकराते हैं, और एज ए रिजल्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास उसकी m/z वैल्यू क्या है। अब उस m/z वैल्यू को जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास सेपरेट जो है वो पता चल जाता है कि कौन से हमारे पास आइंस कितने बने हैं, उनकी वो रिलेटिव अबंडेंस भी मालूम हो जाती है। उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है, और इन दी फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास जो है वो ऑब्टेन हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन पीक कौन सी होती है, जो हाईएस्ट पीक होती है, ठीक है। अब m+2 पीक भी आ सकती है, m+4 पीक भी आ सकती है। अब ये जो चीज़ें हैं वो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कौन से हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें m+1 पीक आ सकती है या m+2 पीक या m+4 पीक आ सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास सबसे हाई मॉलिक्यूलर मैस वाली जो हमारे पास पीक होती है वो हमारे पास होती है m+ पीक। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स की पीक आ रही होती है हमारे पास। ये जैसे कि ये वाली 43 पे पीक आई हुई है जो कि हमारे पास बेस पीक है, ये हमारे पास सबसे स्टेबल जो हमारे पास फ्रेगमेंट इसका बना है उसकी पीक है। यानी अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारे पास ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन की पहले आयोनाइजेशन होगी, यानी हमारे पास इसका जो सिग्मा बॉन्ड है वहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा, आइंस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगा, जो प्रोपाइल केटाइन होगा जिसका 43 मैस बनता है उसकी ये पीक आएगी। अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होती है, बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरह हमारे पास पीक्स आती हैं और वो किस तरह रिलेट करती है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसी तरह 29 की पीक है जो कि शो कर रही है कि इसके अंदर इथाइल ग्रुप की पीक मतलब इथाइल केटाइन की पीक है, 15 वाली मिथाइल केटाइन की। अब ये देखें मिथाइल की, देन इथाइल की, देन प्रोपाइल की, और लास्ट में हमारे पास जो है वो जो हमारे पास ब्यूटाइल केटाइन है उसकी आ रही है, जिससे हम ये जो हमारे पास ब्यूटेन का जो केटाइन है यानी हमारे पास मोलिकुलर आइन पीक है वो 58 आ रही है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास 4 कार्बन पे मुश्तमिल है, और इसके अंदर इस तरह से हमारे पास वो आपस में कार्बन कनेक्शन है कि मिथाइल भी है और इथाइल ग्रुप भी बन सकता है, प्रोपाइल भी बन सकता है, और देन हमारे पास ब्यूटेन ही बनने के चांसेस हैं। तो इस तरह हम जो है वो स्ट्रक्चर तक पहुँच जाते हैं। तो यही हमारे पास होती है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन, यानी हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास जो आइंस है वो रिमूव होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास कौन से आइंस जो है वो हमारे पास या कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा, एज रिजल्ट कैसा आइन जो है हमारे पास बनेगा।
अब अगर हम एक मॉलिक्यूल देखें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं, इसके अंदर जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर है वो भी मौजूद है, और इसके अलावा हमारे पास इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के, वो होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। किसके होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर आपने देखना है कि उसके पास कोई हेटेरो एटम है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन वगैरह, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इजीली रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्या होते हैं, सबसे जो लास्ट शेल के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये इन दी फॉर्म ऑफ लोन पेयर होते हैं, तो ईजिली हम इनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एक ही एटम ने इनको जो है वो पकड़ा हुआ होता है। यू कैन से लाइक हमारे पास एक ही एटम के जो न्यूक्लियाई हैं उनके करीबी होते हैं। ये नहीं होता कि ये हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास दूसरी कार्बन के साथ भी लिंक किए हों, यानी ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, तो ईजिली ये रिमूव हो सकते हैं। देन हमारे पास चांसेस आते हैं कि हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। और थर्ड पे हमारे पास ये चांसेस बन सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये रिमूव, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, ठीक है। यानी हमारे पास क्या चांसेस बनते हैं कि सबसे पहले हमारे पास अगर कोई भी आपके पास कंपाउंड और आपको कहा जाए कि इसकी आयनाइजेशन करवाएं, तो आपने क्या करना है कि वहाँ से हमने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव करने हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड इसका रिमूव कर दिया और आपको कहा कि इसका जो है वो आप क्या करें, इसकी एग्जैक्ट सेम जैसे ये दिया हुआ है इसकी हमने करनी है आयनाइजेशन। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर सिंपली आप ये करोगे कि आपने जो है वो सेम इसको ऐसे ही बनाया, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें से आपने क्या किया कि जो पहले इसके ऊपर जो है वो दो बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अब पेयर थे। अब यहाँ से आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने रिमूव कर लिया, यानी हमारे पास एक इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपने एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया और ये हमारे पास होगी आयनाइजेशन। अब हमारे पास होता क्या है कि आयनाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो केटाइंस बनते हैं ये तो हमारे पास रेडिकल केटाइंस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास कुछ फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऐसी हो कि ये फर्दर हमारे पास जो है वो इवन इलेक्ट्रॉन के टाइम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब जो हमारे पास होते हैं ना रेडिकल के टाइम्स, अब इनकी भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट करें ये है और ये हमारे पास बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। लेट्स सपोज ये बहुत अनस्टेबल है, यानी ये हाईली एनर्जेटिक रेडिकल केटाइन है। रेडिकल केटाइन क्यों कहा हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और साथ में इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हमारे पास इसके ऊपर क्या है, एक और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमारा मेन फोकस ये है कि इसके पास ये चीज़ है, और जिसके पास ये चीज़ होती है, जिसके पास केटाइन भी और रेडिकल भी, उसे कहते हैं रेडिकल केटाइन। अब ये जो रेडिकल केटाइन वाला जो कंपाउंड है, लेट्स सपोज कि हमारे पास इसकी जो एनर्जी है बहुत हाई है, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि ये क्या कर सकते हैं, ये फर्दर फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी हमारे पास ये टूट सकते हैं। यानी इधर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया और ये हमारे पास एक फ्रेगमेंट ये बन गया और फर्दर एक फ्रेगमेंट ये बन गया। ये चीज़ हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन के पार्ट के अंदर। यानी हमारे पास क्या हुआ ओवरऑल कि इसकी जो फर्दर फ्रेगमेंटेशन तब होगी जब हमारे पास ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यानी हमारे पास आयनाइजेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन किसकी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड हो, ठीक है। कौन से हो, जो हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड हो। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इससे बनने वाला मोलिकुलर जो हमारे पास केटाइन रेडिकल है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर आप उसी की दूसरी तरफ आप देखो कि आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, उससे जो बनने वाला आपके पास होता है ना मोलिकुलर जो केटाइन होता है, ठीक है, या मोलिकुलर रेडिकल केटाइंस होते हैं, वो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो एज ए रिजल्ट आप उसको देखोगे कि उसके जो स्पेक्ट्रा के अंदर बहुत कम जो है वो फ्रेगमेंटेशन हुई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको अंदाज़ा दे सकती है कि आपके कौन से अगर कंपाउंड, अगर आपको स्पेक्ट्रम बिल्कुल सामने दिया हुआ है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हुई है, तो आप उधर से भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी कंपाउंड की नेचर एरोमेटिक टाइप है या एलिफेटिक टाइप है, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो डिफरेंट लेट्स सपोज हमारे पास मोलिकुलर आयन, अगर एक हमने कंपाउंड लिया तो उसका मोलिकुलर आयन बना है। अब उसकी जो लाइफ टाइम है ना उस पर डिपेंड करता है कि हमारी पीक आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास हमने क्या करना होता है, पूरे प्रोसेस से गुजारने के बाद हमने डिटेक्टर की तरफ लेके जाना होता है जहाँ पे इसके टाइम की डिटेक्शन होनी होती है। अगर इसका जो टाइम पीरियड है वो 10⁻⁻⁵ सेकेंड से जो है वो ज़्यादा हो, तो देन हमारे पास जो है उस मोलिकुलर आयन पीक की जो पीक है वो अपीयर होगी, अदरवाइज वो पीक अपीयर नहीं होगी। यानी मोलिकुलर आयन पीक
अपीयर होने के लिए ज़रूरी है कि आपके मोलिकुलर आयन का जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁻5 सेकेंड से जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। और जिनका जो है वो उससे कम होता है वो जल्दी से ब्रेकअप हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास मोलिकुलर आयन की जो पीक है वो बहुत ही या तो छोटी सी आती है या आती ही नहीं। जैसे कि हमारे पास ईथर्स जो होते हैं या लॉन्ग एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास एक स्ट्रेट चेन हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, सॉरी इतना अच्छा नहीं बना। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसकी हमारे पास क्या होता है कि M+ पीक जो है, अगर आप देखो ये M हमारे पास रेडिकल के टाइम की जो पीक है वो हमारे पास बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी? एक तो ये एलिफेटिक है तो इसका मोलिकुलर आयन पीक जो है वो काफ़ी अनस्टेबल होगा, और जब ये अनस्टेबल होगा तो इट मीन्स कि हमारे पास इसका जो लाइफ टाइम या ड्यूरेशन है वो 10⁻⁻5 सेकेंड से कम है, तो एज ए रिजल्ट M+ पीक शो नहीं होगी। इसी चीज़ से आप जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हो कि हमारे पास M+ पीक शो होगी या नहीं होगी। अब ये जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है ये मैंने आपको बताया था कि ये 3 तरीके से हो सकता है, लेकिन फर्स्ट हमारे पास प्रायोरिटी यही होती है कि हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या रिमूव हो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, यानी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से रिमूव हो। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास जो है वो क्या हो सकता है, इसके जो है वो किसी सिग्मा या पाई बॉन्ड से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो। अब हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास जो है वो रिमूव हो सकता है फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपको ये पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 लोन पेयर्स होते हैं, यानी 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। अब हमारे पास जो है वो क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, अब ये आयनाइजेशन में होता है वाला क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो हमारे पास ये फर्ज करें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हुए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आके इसको जो है वो नॉकआउट कर देगा, यानी इसको रिमूव कर देगा, इसके साथ टकराएगा और एज ए रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और हमारे पास ये ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मोलिकुलर आयन पीक इस तरह की शो होगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ईथर्स के केस में हमारे पास M+ पीक एज सच इतनी हाई लेंथ की, यानी उसकी रिलेटिव अबंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस कम होगी। लेकिन ये तो एक और टॉपिक है जिसके अंदर हम इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और कंपाउंड है, इसमें हम देखते हैं आयनाइजेशन कैसे होगी। इसी तरह सेम यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो नॉकआउट कर देगा, वहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है वो जनरेट हो जाएगा और एज ए रिजल्ट रेडिकल केटाइन जनरेट हो जाएगा। इसी तरह आपका OH है, यहाँ से भी हो सकता है। तो ये हमारे पास था नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में से आप किस तरह इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो, यानी आयनाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जिसके अंदर हम देखते हैं कि अदर ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कैसे होगा। फर्स्ट है हमारे पास पाई बॉन्ड्स के अंदर, ये जो 3-4 एग्जांपल्स हैं इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है कि पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन किस तरह रिमूव होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड के अंदर हमारे पास पाई बॉन्ड कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से उससे पाई बॉन्ड बनता है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ चला जाएगा एक रेडिकल। अब किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर रेडिकल जाएगा, ये हमारे पास होता है कि केटाइन हमारे पास जो ज़्यादा स्टेबल है वो हमारे पास वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या जाएगा, रेडिकल जाएगा। मोस्टली इसी तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे जो है वो रेडिकल आ गया। इसी तरह अगर आप इसको देखो तो इसके आयनाइजेशन में एक तरफ जो है वो आपका रेडिकल चला जाएगा और एक तरफ आपका केटाइन चला जाएगा। ये अगर आप इसको सिंपली भी देखो ना तो हमारे पास जो पाई बॉन्ड है उसको आप इस तरह भी देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो इसको आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसका और एक हमारे पास इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों ने मिलकर एक पाई जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ था। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास बम्बार्डमेंट होती है जो कि हाई स्पीड में होता है तो ये एक को नॉकआउट कर देता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इसी तरह एरोमेटिक रिंग है तो उस केस में भी हमारे पास इस तरह हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कार्बोनिल है, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, कार्बोनिल के केस में अगर आप देखो तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि ये हमारे पास वैसे क्या है। अगर आप इसको देखो तो हमारे पास यहाँ पे इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो हम कहाँ से रिमूव करेंगे, ये यहाँ से नॉन बॉन्डिंग में से ही करेंगे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसमें से एक करेंगे। और इसका जो है इसको हम फर्दर किस तरह कर सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे देखो ना, इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म जो है वो डिफरेंट बन सकती है। अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चला जाए तो हमारे पास यहाँ और यहाँ जो है वो रेडिकल आ सकता है। या हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन जो है पेयर में से एक ऊपर चला जाए एक नीचे, तो नीचे एक रेडिकल बन जाएगा और ऊपर जो है वो रेडिकल खत्म हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होगा। तो इसके अंदर सिंपली क्या होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो जब एक बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा तो वो ऑब्वियसली वो सिग्मा बॉन्ड ही टूट जाएगा। तो वो सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा तो वो यहाँ से क्लीवेज हो सकती है, वो हमारे पास जो है वो मिथाइल, और दूसरी तरफ आपका ब्यूटाइल ग्रुप रह सकता है। तो हमारे पास एज ए रिजल्ट इस तरह की जो फ्रेगमेंट है दोनों के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टीवेंसन रूल, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास कौन सी फ्रेगमेंटेशन मोस्ट प्रोबेबल है और कौन सी लेस प्रोबेबल है, यानी कौन सी फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा है और किसके कम। अब होता है एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो फ्रेगमेंट आइंस जो बनते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, वो मोस्टली बनते हैं यूनिमोलिकुलर प्रोसेस के थ्रू। अब ये मैंने ऐसा क्यों कहा, जैसे कि मैंने पहले आपको जब ये लेक्चर मैं आपको पढ़ा रही थी, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो आयनाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारे पास जो प्रेशर है वो बहुत कम रखा जाता है। अब वो प्रेशर कम रखने की वजह क्या थी कि हमारे पास जो मोलिक्यूल्स हैं उनका आपस में इंट्रैक्शन ना हो, आपस में रिएक्ट ना करें, 2 मोलिक्यूल्स का आपस में इंट्रैक्शन ना हो, एज ए रिजल्ट बाईमोलिकुलर रिएक्शन या प्रोसेसेस ना हो। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ यूनिमोलिकुलर प्रोसेस होते हैं। अब हमारे पास स्टीवेंसन रूल क्या कहता है कि इसके अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन है वो कौन से होने के चांसेस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक ऐसी जगह पॉजिटिव चार्ज आए, एक ऐसा फ्रेगमेंट बने जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उसकी जो है वो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारे पास फ्रेगमेंट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो स्टेबल फ्रेगमेंट है उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास स्टेबल जो आयन है जिनकी आयनाइजेशन कम एनर्जी कम होती है, इट मीन्स दे आर स्टेबल, और जब वो स्टेबल होंगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो क्या होगा, वो जो है ज़्यादा देर तक रहेगा और उसी की पीक जो है वो शो होगी, ठीक है। और जबकि हमारे पास ऐसे आयंस जो कि हमारे पास लेस स्टेबल होते हैं उनके बनने के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि आप ये आयंस देख रहे हैं, डिफरेंट केटाइंस हैं। अब इसके अंदर कौन से केटाइन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली ये वाले केटाइन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे जिसके अंदर C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप चल रहा हुआ है एक CH2 पॉजिटिव के साथ, जो कि क्या करता है हमारे पास एरोमेटिक रिंग की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफ़ी बना देता है, जिसकी वजह से आपका ये कंपाउंड जो है वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH2 पॉजिटिव अटैच है, जिसके अंदर हमारे पास फर्दर हमारे पास जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है। एज रिजल्ट हमारे पास इसके जो बनने के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा है और ये इजीली बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला और ये दोनों के चांसेस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब दोनों के से बनेंगे वो उनके नंबर जो है वो सेम होंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो कंपाउंड है ना, इसके अंदर इनमें से जो 3 की जो है वो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है वो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है। अगर हमारे पास जो 3 अल्काइल ग्रुप्स है तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब आपको ये टॉपिक पढ़ाना जो है वो जो है हमने बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर डिस्कस किया हुआ था कि 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है तो हमारे पास 9 लेट्स सपोज 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है आपके कार्बन के साथ, जैसे कि कार्बन पॉजिटिव है और आगे हमारे पास यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल और एक मिथाइल यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता था, जैसे कि अगर हमारे पास ये भी एच ग्रुप है, ये भी एच ग्रुप है, ये भी एच ग्रुप है, तो हमारे पास जो है वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के जो थे वो 9 बन सकते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है, हमने ये चीज़ें पहले कवर कर ली हुई है, ठीक है, अपने बेसिक टॉपिक्स में जो कि हमारे पास BS के शुरू वाले सेमेस्टर्स में हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि कौन से स्टेबल हैं उनको बस देख लें और हमारे पास एज ए रिजल्ट उनके जो बनने के चांसेस है वो ज़्यादा, वो ईजिली जो है वो बन जाएंगे। तो स्टीवेंसन रूल यही कहता है कि मोस्ट प्रोबेबल फ्रेगमेंटेशन वहाँ होगी जहाँ पे हमारे पास मोस्ट स्टेबल हमारे पास फ्रेगमेंट बनेगा। अब हमारे पास जो है वो एक और रूल है जिसे हम इवन इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं। अब इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, इवन इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है कि लेट्स सपोज आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन हमारे पास मोलिकुलर आयन है, ठीक है। ओड इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर आयन का क्या मतलब है कि उसके ऊपर जब रेडिकल केटाइन की फॉर्म में है, ठीक है। अब रेडिकल केटाइन की फॉर्म में है यानी हमारे पास उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ओड है, ठीक है। बाकी जो है वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से कवर हो गए और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और एक हमारे पास जो है उसके ऊपर प्लस चार्ज, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है इलेक्ट्रॉन पेयर से। इट मीन्स कि हमारे पास इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ओड नंबर के। अब ये जो हमारे पास मोलिकुलर आयन है ये जब फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होगा तो ये 2 तरह से हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है। एक तो ये करेगा कि ये इवन इलेक्ट्रॉन के केटाइन के अंदर एक हमारे पास रेडिकल के अंदर हो जाए। अब होता क्या है एक्चुअली, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कोई भी कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे ये बनाया और ये और O पॉजिटिव
और ये हमने बना लिया ये ऊपर रेडिकल, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, एक तो चांस ये है कि हमारे पास ये जो है बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है कि इसके ऊपर हमारे पास क्या आएगा, रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो तरह की स्पीशी बनी है, एक हमारे पास ऐसी बनी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी केटाइन बन गया है, यानी इवन इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम बन गया, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बना है जिसके ऊपर क्या आ गया है, रेडिकल आ गया। तो सेम इसी तरह उसके कहने का मकसद है कि हमारे पास मोलिकुलर आयन जो कि हमारे पास क्या हुआ जिसके ऊपर जो कि ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम और उसके ऊपर एक रेडिकल और एक केटाइन हो, तो वो दो तरह से कन्वर्ट हो सकता है। एक तो ये कि वो एक रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चला जाए और एक हमारे पास चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है वो एक तरफ आ जाए। दूसरे चांसेस ये हो सकते हैं कि हमारे पास ये क्या हो, एक ऐसी स्पीशी के अंदर कन्वर्ट हो जाए जो फर्दर ही जो अभी तक वो क्या है, एक तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल उसमें से एक रिमूव हो गया और दूसरा अभी तक उसके ऊपर वैसे का वैसे ही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऐसा, यानी हमारे पास एक उसके ऊपर रेडिकल और एक केटाइन है, यानी रेडिकल केटाइन ही रहा है वो, ठीक है। और फर्दर वो रेडिकल केटाइन फर्दर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगा सेम इसी तरह। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ ये चीज़ जो है वो फर्दर कन्वर्ट होती है और वो इवन इलेक्ट्रॉन जो केटाइन और साथ एक न्यूट्रल एटम जो है वो जनरेट कर देते हैं, यानी हमारे पास कोई भी केटाइन बना फर्दर एक नए केटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो इसको हम समझने के लिए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो अगर मैं ये देखूं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास है रेडिकल, और हम क्या करें इसमें से जो है वो एक 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से जो है वो हम एक हाइड्रोजन लेते हैं और एज ए रिजल्ट वाटर जो है वो इसमें से रिमूव हो जाएगी। हम 2 बॉन्ड क्लीवेज में इंशाल्लाह ताला देखेंगे और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो 5 बॉन्ड जो है वो लेट्स सपोज ये बन गया और यहाँ से हमारे पास एक वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और साथ में हमारे पास वाटर बन गया। अब इस केस में हमारे पास क्या हुआ है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकला है और हमारे पास एक क्या हुआ है, ये हमारे पास आ जाएगा एक ऐसी फॉर्म जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और जो हमारे पास रेडिकल है वो हमारे पास इसके ऊपर रहेगा और एक हमारे पास वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकला और ये हमारे पास जो है वो केटाइन रेडिकल निकला, तो ये फॉर्म भी इसके अंदर हो सकती है और फर्दर हमारे पास ये फ्रेगमेंटेशन होती रहती है। जैसे कि हमारे पास अगर ये हमारे पास एक केटाइन है तो ये फर्दर जो है वो फ्रेगमेंट करके हमारे पास प्रोपाइल केटाइन भी बना सकता है, तो ये हमारे पास केटाइन ही जो है वो केटाइन में कन्वर्ट होता है और एज ए रिजल्ट साथ में हमारे पास जो है वो क्या बन सकता है, कोई भी जो है वो लेट्स सपोज CH2 जो है वो न्यूट्रल इसके अंदर से निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्या होता है इसके अंदर, यानी एक न्यूट्रल एक इवन इलेक्ट्रॉन जो है वो केटाइन निकल सकता है, ये डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। अब ये जो है ना ये चीज़ को बताया हुआ इवन इलेक्ट्रॉन रूल के अंदर, यानी हमारे पास अगर ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो हमारे पास क्या होता है, इवन इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होगा जो कि फर्दर हमारे पास एक न्यूट्रल और इवन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जबकि हमारे पास दूसरा चांस ये हो सकता है कि ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो ओड इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो और साथ एक न्यूट्रल में कन्वर्ट हो और जो फर्दर हमारे पास जो है इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और हमारे पास इवन इलेक्ट्रॉन के टाइम और एक रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो